Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start classification of elements by block. ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, पूरा पीरियोडिक टेबल गो थ्रू हम लोग गए थे, एक एक चीज देखे थे, पूरा पीरियोडिक टेबल बना करके देखे थे, पूरा सेशन अपना उसी में गया था कि कौन कौन सा एलिमेंट क्या है, उसको कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से सारे पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। मैजिकल नंबर बताए थे जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का यानी कि ग्रुप वाइज यदि हम जा रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग जाने थे। साथ ही साथ हम ये भी जाने थे कुछ कुछ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के थ्रू भी हम गए थे कि एस ब्लॉक का क्या होता है, पी ब्लॉक का क्या होता है, डी ब्लॉक का क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज फिर से हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे ब्लॉक वाइज और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे कि उस एलिमेंट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम इसमें ये भी देखेंगे आज कि जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर वो एस ब्लॉक के हो गए, पी ब्लॉक के हो गए, डी ब्लॉक के हो गए या फिर एफ ब्लॉक के हो गए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, वहां पे एफ ब्लॉक का हम लोग बात नहीं किए थे। तो आज हम लोग एफ ब्लॉक को भी थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट। इससे पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, एस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक में कौन सा है और एफ ब्लॉक में कौन सा है। ये सारे एलिमेंट्स को क्या किए थे हम लोग, प्रॉपर वे में स्टडी किए थे। आप थोड़ा सा आपको जानकारी भी हो गया होगा कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दो ग्रुप था एस ब्लॉक का, पहला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप। साथ ही साथ मेंडलिव्स का जो अपना ग्रुप था उससे भी हम पूरा रिलेट करके दिखाए थे कि ये पूरा पूरी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो मेंडलिव्स के जो ब्लॉक सॉरी जो आपका ग्रुप और साथ ही साथ पीरियड उन्होंने बताया था उस पे कंप्लीटली ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखे थे कि किस तरीके से जो उनके द्वारा जो एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ था जब आफ्टर डिस्कवरी जो हुआ नए एलिमेंट्स का, वो भी जस्ट उसके क्या आपको नीचे मिले थे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। तो स्टार्ट करेंगे आज का जो सेशन है, उसमें हम लोग ब्लॉक वाइज स्टडी करने वाले हैं उस एलिमेंट्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साथ ही साथ कुछ नए टर्म्स भी आपको आएंगे। ठीक है, उन सबको भी हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज के क्लास में और उसको ध्यान में भी रखना है क्योंकि आगे आगे जो है उन टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, तो वो चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका देखने वाले हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे उसमें दो ग्रुप थे। आपको बता दें कि एस ब्लॉक का जो एलिमेंट था उसमें दो ग्रुप था। ठीक है, और पहले वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोले थे, अल्कली मेटल्स। पहले वाले ग्रुप को क्या बोले थे, अल्कली मेटल्स कहे थे। और दूसरा वाला जो था वो क्या था आपका, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आखिर ये भी नाम क्यों पड़ा, अल्कली मेटल नाम क्यों पड़ा, उसमें जो भी थे उनका जो भी मेटल्स थे उनका अल्कली मेटल नाम क्यों पड़ा, अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम क्यों पड़ा, वो सारा कुछ भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या क्या चीज है, उसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो कहता है कि द एलिमेंट्स इन विच, ठीक है, एक एक चीज को देखेंगे और एक एक लाइन को समझते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, एक एक चीज को देखेंगे, एक एक पॉइंट को कल की तरह और समझते चलेंगे कि क्या इसमें बोल रहा है, क्या बताना चाह। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें, द एलिमेंट्स ऑफ एस, द एलिमेंट्स इन विच, the elements in which n minus वन nth। ठीक है, अब ये क्या n minus वन होता है वो भी बताएंगे। which cells are, ठीक है, cells are completely filled, completely filled, completely filled and differentiating electron and
डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और n माइनस वन, n बराबर क्या बोले थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि हम बोल रहे हैं, यानी लास्ट एलिमेंट का जो सेल है, ठीक है, मान लेते हैं उसमें फिफ्थ सेल तक है, उस जिस एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं, तो यदि n बराबर 5 हम बात कर रहे हैं, तो n माइनस वन कहने का मतलब हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 4 वाला तक जो क्या रहेगा वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। वही बात कर रहा है n माइनस वन, ठीक है। क्या बोला? n माइनस वन सेल जो रहेगा वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन हम क्या बोले कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के भी नाम से जानते हैं। लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, इसको क्या लिख दे रहे हैं हम? लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक, एंटर्स इनटू एस सबसेल, एंटर्स इनटू एस सबसेल, ठीक है। वो किस में चला जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में। इसीलिए तो उस एलिमेंट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? एस सबसेल में पाया जाता है, ठीक। एंटर्स इनटू एस सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ऑफ आउटर मोस्ट सेल, सेल, और आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वही हो गया आपका वैलेंस सेल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, या फिर और nth सेल, ठीक है। nth सेल भी कहते हैं, जिसमें वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला बात हो रहा है, लास्ट वाला, ठीक है। वैलेंस सेल, उसको क्या बोलेंगे? आउटर सेल, वैलेंस सेल, या फिर nth सेल इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ में आया? यानी कि वैसा एलिमेंट जिसका nth माइनस वन जो सेल रहेगा वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? एस सब सेल के आउटर मोस्ट सेल में आपका रहेगा, यानी कि वैलेंस सेल में रहेगा, nth सेल में रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। वैसे एलिमेंट को क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप है, आपको पता है, जिसमें एक को क्या बोलते हैं? पहले वाले को अल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे एक एक चीज। इसमें पहला तो है अल्कली मेटल, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एम का क्या मतलब हो जाएगा? अल्कली, अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स, और अल्कली मेटल्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? प्लांट एस से, ठीक है। प्लांट एस से ये पाया जाता है। और दूसरा जो होगा अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं? तो अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। ये क्या होता है? इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, इसके ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा, जो कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि देयर ऑक्साइड्स आर, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि अल्कलाइन। अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या हो गया? बेसिक, ठीक है। बेसिक इन नेचर, इन नेचर एंड एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट, ठीक है। बात समझ में आया? लेकिन इसमें एक आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं बेरिलियम के बारे में। बाकी सारे मेटल्स का, यानी कि दूसरे वाले ग्रुप में कौन कौन सा आ जाता है आपका? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कल पढ़ाए थे ना। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बाप रोए, ठीक है। क्लियर है? तो वो जो एलिमेंट्स हैं उसी को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। और उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्कलाइन, बेसिक इन नेचर के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाएगा बेरिलियम का। बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो आपका कैसा नेचर का होता है? यस, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को वो शो करता है। बात समझ में आया? तो एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? नोट के तौर पे, ठीक है। नोट
नोट बना लेना है, ठीक है। और नोट में क्या लिखना है कि बी इज नॉट, ठीक है, बी इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, बिकॉज its oxide its oxide is amphoteric in nature। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्साइड रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, एम्फोटेरिक इन नेचर रहता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, कुछ इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 GR1 लिख देते हैं एंड GR2, ठीक है, आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट एस ब्लॉक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एस ब्लॉक, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एलिमेंट रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट एस ब्लॉक भी कहते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है। दूसरे पॉइंट की तरफ यदि हम बढ़ें, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट जो है वो क्या बोलता है आपका कि दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम क्या लिख दिए, पीटी। वो पीरियोडिक टेबल के एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो है वो मौजूद आपको देखने को मिलते हैं। याद आ रहा है, पूरा कल पढ़ाया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे कि देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहे हैं, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या बताए थे, NS1, ठीक है, NS1 और NS2 तक था, ठीक है, NS1 2। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ हम वो बोले थे वो लास्ट वाले सेल के लिए था, यानी उससे पहले इनर्ट गैस को हम लोग छोड़ दिए थे। तो कल समझाते वक्त, ठीक है, वहां पे इनर्ट गैस को हम बोले थे कि केवल हम क्या बोल रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका दे रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस भी लिख देंगे, क्योंकि उसका जो भी इनर्ट गैस रहेगा लोएस्ट वाला वो लेकर के चलेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस यानी कि IG, इनर्ट गैस क्या, ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, इनर्ट गैस, ध्यान में रखना, इसको लिख लेना है, इनर्ट गैस, ठीक है। और ये NS1 से 2, 1 भी हो सकता है और 2, 1 किसके लिए रहेगा, अल्कली मेटल्स के लिए, और 2 किसके लिए रहेगा, अल्कली अर्थ मेटल के लिए। यदि हम यहीं पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है, क्या कर दें, जो 1 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा वो किसके लिए रहेगा, अल्कली मेटल्स के लिए रहेगा, और 2 किसके लिए रहेगा, अल्कली अर्थ मेटल के लिए होगा, ठीक है। ये जो 1 2 है उसमें 1 अल्कली मेटल्स के लिए और 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए रहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब इसका और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या बोलता है कि दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल, ठीक है, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल, ठीक है, इंक्लूड्स मेटल which shows fixed valency, ठीक है, which shows, ठीक है, which shows क्या शो करेगा, ये फिक्स्ड वैलेंसीज, फिक्स्ड वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब है कि सोडियम का बात करें या मैग्नीशियम का बात करें तो इसका वैलेंसी क्या है, फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होता है कभी भी। आप देखे होंगे सोडियम का कोई भी जो आपका एलिमेंट कंपाउंड बनेगा उसमें सोडियम को वैलेंसी हम कंसिडर 1 ही करते हैं, कभी भी 2 नहीं करते हैं। मैग्नीशियम का भी जब भी कंसिडर करेंगे 2 करेंगे, कभी भी 1 नहीं करेंगे, कभी भी हाफ नहीं करेंगे, कभी भी 0 नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स रहता है उसका जो वैलेंसी रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और क्या रहेगा इसमें, अल्कली मेटल का क्या होगा, 1, और साथ ही साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा आपका 2। ये चीज तो पहले से पता है, अल्कली अर्थ मेटल का 1 यहां से ही पता चल जा रहा है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या हो जाएगा 2,
ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू छुरी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बात समझ में आया, इतना ज्यादा ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और यदि बात करें शाइनिंग सरफेस होता है, इसका क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, पाया जाता है इसमें। एंड साथ ही साथ क्या होता है, डक्टाइल, डक्टाइल जो मेटल्स का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्लास 10 में भी पढ़े होते हैं, डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। तो ये कुछ जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको हम बताएं प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, क्या इसका जनरल क्लासिफिकेशन क्या है इसका, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साथ ही साथ यदि हम बात करें तो कहाँ पाया जाता है, इसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी के बारे में बात किए, कैसा इसका नेचर है उसके बारे में बात किए। तो ये कंप्लीट किसके बारे में हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हो गया। अब इसी प्रकार से हम कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम एक बात ये भी कहें कि चूंकि सारे ब्लॉक का इसमें हम आपको जानकारी देते जा रहे हैं, सारे ग्रुप के बारे में इसमें आपको जानकारी इकट्ठा मिलते जा रहा है। यदि हम ठीक से यदि हम बात करें तो यदि हम किसका बात करें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम ले लें, केमिकल बॉन्डिंग ले लें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का, और एक मेटलर्जी वो भी क्लास 12 का। यदि ये चारों चैप्टर हम अच्छे से कर लेते हैं, बॉन्डिंग खास करके बहुत अच्छे से यदि उसको हम कर लेते हैं तो अप्रोक्स जो है आपका कह सकते हैं कि 70% जो है वो इनऑर्गेनिक आपका कवर हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें काफी डिटेल्स आप नोट्स देखेंगे तो एक एक पॉइंट को भी लिखवा रहे हैं, एक चीज को कवर कर रहे हैं, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ध्यान में रखना है। तो इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है तो इंफॉर्मेशन हमको बताना भी होगा, और याद रखना है तो अब रट्टा कह सकते हैं मारना है, लेकिन वो लॉजिक से मारना है, ठीक है। चीजों को ध्यान में रखना है लेकिन लॉजिकली, ऐसा नहीं कि बिना समझते हुए हम किसी भी चीज को याद रखें, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। हम सारा चीज को क्या बोल रहे हैं, समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम उसको अपने दिमाग में डालेंगे और बार बार रिविजन करते रहना है। अब हम किसका बात करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। दूसरा अपना कौन सा आ जाता है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसके बारे में अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उसके बारे में लिखने जा रहे हैं उसी तरीके से, द एलिमेंट्स इन विच, द एलिमेंट्स इन विच, ठीक है, n माइनस वनथ, ठीक है, n माइनस वनथ सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंटर्स, ठीक है, कहां पे आपका जाएगा, एंटर्स इनटू पी सब सेल, एंटर्स इनटू पी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आर नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट, आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स किसको कहा जाएगा, पहला तो उसका n-1th जो रहेगा वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, यानी कि यदि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि सबसे बड़ा वाला जो आपका मिलेगा n का जो वैल्यू, ठीक है, वो यदि मिलता है उसी प्रकार से मान लेते हैं 4 मिलता है, ठीक है। तो यानी कि n-1 दैट इज 3 तक जो है ना वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, ठीक है, 3 तक वो क्या रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। और उसके बाद जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में आपका जाना चाहिए, पी सब सेल में, ठीक है, पी सब सेल के आउटर मोस्ट वाले सेल में आपका जाएगा। तो
वो क्या कहलाएगा, वैसे एलिमेंट को हम क्या, वैसे एलिमेंट जो रहेगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाएगा। अब यदि हम बात करें इसमें तो कौन कौन से ग्रुप है, उसमें तो ग्रुप केवल 1 और 2 था। इसमें यदि हम बात करें तो ग्रुप आपका कहां से कहां तक चला जाएगा, GR13, ठीक है, GR14, GR15, GR16, GR17 और GR18, 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक इसमें होते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें इनको ग्रुप के नाम भी हम लोग कहते हैं। जैसे इसमें कहे ना अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप का एक नाम हुआ। उसी प्रकार से ग्रुप 13 वाले को हम लोग कहते हैं बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 14 वाले जो होता है उसको कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, यानी इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे सारा नाइट्रोजन फैमिली कहलाएंगे। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली या फिर हेलोजन फैमिली कहते हैं, हेलोजन ज्यादा नाम जाना जाता है। ठीक है, हेलोजन फैमिली। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस, नोबल गैस या फिर नोबल फैमिली, या इनर्ट, इनर्ट गैस भी इसमें लिखा जाता है। बात समझ में आया। अब इसके अलावा भी इनका कुछ कुछ का नाम अलग है। जैसे कि यदि हम नाइट्रोजन फैमिली का बात करें तो इसको निकोजेन भी कहा जाता है, निकोजेन फैमिली। ठीक है, किसको, नाइट्रोजन वाले को निकोजन फैमिली। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप रहता है उसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं उससे क्या बनते हैं, जनरली आपको फर्टिलाइजर फॉर्मिंग ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें जनरली फर्टिलाइजर वगैरह इसमें मिलते हैं देखने को। ठीक है, इससे रिलेटेड कंपाउंड। तो एक चीज और आप यहाँ पे याद रखिएगा, मेंशन कर देते हैं, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग। ठीक है, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने वाला ये ग्रुप है, इसमें फर्टिलाइजर बनते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, चाल्कोजेन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चाल्कोजेन, चाल्कोजेन। ठीक है, और ये वाला जो है और फैमिली के भी नाम से जाना जाता है, या और फॉर्मिंग। ठीक है, और यदि हम देखेंगे और मेटलर्जी का पार्ट थोड़ा सा अपने को पढ़ना ही है, 12th में एक पूरा चैप्टर है मेटलर्जी का, और आप क्लास 10th में भी जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं तो उसमें और से रिलेटेड एक लास्ट में टॉपिक है। ठीक है, और से रिलेटेड, तो उसमें आप देखेंगे, पढ़े होंगे कि जो जनरली और जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, किस फॉर्म में लाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, जनरली और जो है लास्ट में उसको हम लोग मेटल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड के फॉर्म में या फिर उसके सल्फाइड के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड या फिर मेटल का सल्फाइड फॉर्म में लाते हैं। तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग और फॉर्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, और फॉर्मिंग। ठीक है, और फॉर्मिंग भी कहा जाता है, और मिलता है इससे। और इसको क्या बोले, हेलोजन फैमिली। और यहाँ से हेलोजन फैमिली को सॉल्ट फॉर्मेशन के भी नाम से जानेंगे। इससे सॉल्ट कई सारे बनते हैं, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, NaBr हो गया, तो BrCl ये जो बनता है ना, ये सॉल्ट बनाने में मदद करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, सॉल्ट बनाने में ये मदद करता है, और वाले में पाया जाता है, और ये फर्टिलाइजर में। तो ये जो ग्रुप है वो इस प्रकार से है आपका, एक एक का नाम भी बता दिए। और इनका यदि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का यदि हम बात करें, हालांकि पी ब्लॉक का हम पिछले बार में ही बात कर चुके थे, क्या, इनर्ट गैस। ठीक है, या फिर हम क्या बोले थे, NS2, और साथ ही साथ क्या था, NP1 से लेकर के 6। इसमें ये वाला हम लोग क्या बोले थे कि कॉमन है। और इससे पहले आपका क्या रहेगा, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस तो बोले थे ना कि इनर्ट गैस को छोड़ दे तो ये वाला जो रहेगा वो आउटर में रहेगा। ठीक है, और पी वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो यदि इनके लिए अपने को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहे, ग्रुप 13 के लिए यदि हम केवल बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NS2 और NP1। ठीक है, कल ही बताएं सारा। और ये क्या हो जाएगा, NS2 NP2, ये क्या होगा, NS2 NP3। ठीक है, ये क्या होगा, NS2 NP4, ये क्या होगा, NS2 NP5, और ये क्या होगा, NS2 NP6। ठीक है, बस ग्रुप 18 में ध्यान में रखना है, आपको कल ही बताए हैं हीलियम के बारे में, उसका पी नहीं होता है।
ठीक है, उसके बारे में भी हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। किसके बारे में? हीलियम के बारे में स्पेशली। तो और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है? एक एक चीज डिटेल्ड में देख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें है। अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ले, जैसे उसमें हम लोग लिख रहे थे, पॉइंट वाइज हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज फिर लिख रहे हैं हम इसमें कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है, 13 से लेकर के 18 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दे आर प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दे आर प्रेजेंट एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट में मौजूद रहता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्या हो जाएगा? Ig यानी इनर्ट गैस, और NH2 Np 1 से 6, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और 1 से 6 कैसे वेरी करेगा वो भी हम यहाँ आपको बताए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो दिस ब्लॉक इंक्लूड्स, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, यानी कि एस ब्लॉक में केवल और केवल मेटल्स। ठीक है, केवल और केवल क्या था? मेटल्स। हाइड्रोजन को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है, उसका पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, ड्रॉबैक था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, एंड सोज, ठीक है, एंड सोज वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे पहले एस वाले का जो क्या था, वो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो क्या था वो फिक्स था। ठीक है, चाहे वो 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन इसमें बात करें हम पी ब्लॉक में, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीनों है। पता है ना मेटलॉइड किसको कहते हैं? तो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी को शो करता है। ये सारा चीज हम लोग थोड़ा सा क्लास 10 में ही सारा कुछ देख लेते हैं। मेटल्स है, जनरली क्या है आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में मेटल्स है, और डी ब्लॉक में तो क्या भरा पड़ा है? केवल मेटल्स ही भरे पड़े हैं। लेकिन इस वाले का बात करें, बड़ा अनोखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड तीनों इसमें भरे हुए हैं। एस ब्लॉक में क्या है? केवल मेटल्स ही आपका भरा हुआ मिल रहा है, और साथ ही साथ वेरिएबल वैलेंसी को भी शो कर रहा है। यहाँ पे एक से ज्यादा वैलेंसी को शो कर रहा है। सल्फर का ही बात कर ले, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है फ्लोरीन, इसका हेलोजन फैमिली का बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 तक वो वैलेंसी को शो करता है। यानी कि बॉन्ड बनाते समय कह सकते हैं सिचुएशन के आधार पर वो बॉन्ड बनाता है, जैसा सिचुएशन उसको मिलता है उस हिसाब से अपना वैलेंसी को शो करके वो बॉन्ड बना लेता है। वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग के चैप्टर में खास करके। बस अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी को शो करेगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम यानी कि अल्कली मेटल का वैलेंसी फिक्स है, इनका वैलेंसी फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, वो सिचुएशन के अनुसार, जरूरत के अनुसार वो अपना वैलेंसी को बदलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अल्कली अर्थ मेटल का और अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो वैलेंसी रहता है वो फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात पे आगे। और एक और बात यदि हम बात करें तो ये किस में पाए जाते हैं? सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड में और साथ ही साथ गैस में।
इन तीनों फॉर्म में ये मिलता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। हालांकि पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड और गैस का तो संख्या कम है, सॉलिड का बात करें तो संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, सॉलिड जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं। ठीक है, कुछ ही, और डी ब्लॉक में तो एकदम मतलब कि मैक्सिमम आपका सॉलिड ही मिलता है। लिक्विड मेटल्स का बात करें तो कौन सा हो जाता है, मर्क्यूरी, पढ़े हैं ना क्लास 10 में। तो ये आपका रहा पूरी कहानी किसके बारे में, यस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब इसी प्रकार से हम किधर की ओर जाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम फिर से बोल रहे हैं, हम एक एक पॉइंट यहाँ हम आपको मेंशन कर रहे हैं और सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। और ये बॉन्डिंग खत्म होने के बाद अप्रोक्स ब्लॉक केमिस्ट्री, जो एसपीडीएफ आपका जो चैप्टर है, एक एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक में। हालांकि 11th में तो केवल किसके बारे में पढ़ना है आपको, एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है कंप्लीट, यानी कि 1 ग्रुप और 2 ग्रुप। उसमें हम और जो है कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। बॉन्डिंग में ही मैक्सिमम चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बचा हुआ जो रहता है एक्सेप्शनल चीज या और भी कुछ उसमें यदि डिफरेंट पढ़ना हो तो वो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में भी वो है। और पी ब्लॉक में केवल 13 और 14 क्लास 11th में है, 15, 16, 17, 18 वो किस में है, क्लास 12th में है। ठीक है, यानी पूरा ब्लॉक, केवल अभी तो हम लोग केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है आपको बता दे रहे हैं। बॉन्डिंग में बहुत सारा चीज इसके बारे में पढ़ लेंगे, और जो बचा कुचा पार्ट रहता है वो हम लोग किसमें, जो चैप्टर है उसमें फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि पहले ही हम आपको बोले थे कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एक अपना सिंगल डॉक्यूमेंट्स तो है, लेकिन वो बहुत ब्रॉड है, उसके बारे में एक एक चीज का स्टडी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मुश्किल भी नहीं है। प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल बनने के बाद, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आने के बाद प्रॉपर्टीज कैसे मैच करता है, मिलता है, सेम रहता है, वो चीज जानना काफी आसान हो गया है। तो बस समझना है, सीखना है, जानना है। कई सारा चीज जो है आप पहले से जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, किसके बारे में जानेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ से। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानेंगे। तो ये तीसरा हम लोग देख रहे हैं, डी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे, तो ध्यान से इसको देखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे, कहता है एलिमेंट्स इन विच, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल दैट इज nth। ठीक है, लास्ट वाला को क्या रहता है, आपको nth ही रहता है। सेल एंड पेनल्टीमेट सेल। अब ये क्या आ गया भाई, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल कहते हैं n-1 वाले को। ठीक है, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। n-1 का नाम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल। और n-2 आ जाए तो एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये टर्मिनोलॉजी एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, nth सेल, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, nth सेल। इज दैट क्लियर, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसमें क्या रहता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, कौन सा, nth एंड पेनल्टीमेट सेल। आपको क्या मिलेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड मिलेंगे। एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है, एंटर्स इनटू डी सब सेल। ठीक है, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोले, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, वो कहां आपका जाएगा, डी सब सेल में। और पेनल्टीमेट सेल और nth सेल जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ध्यान में रखना है, वो इनकम्प्लीट आपको मिलेगा। और ये वाला जो रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी सब सेल में। इसीलिए उस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और कहाँ मिलता है आपको, डी ब्लॉक में वो मिलता है। ठीक, डी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ
आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज ठीक है, आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? अब इसका यदि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने क्या क्या है, ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे ठीक उसी प्रकार से, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, ठीक है, टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कौन सा ब्लॉक में मान के चलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मांगते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स constitutes D block elements of periodic table, उसको किस में हम लोग लेकर के चलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेकर के चलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दे आर प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द periodic table, they are present in middle of the periodic table, ठीक है, यानी कि इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, एस और पी के बीच में ये रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। अब इसमें क्या बोलता है कि देयर प्रॉपर्टीज आर in between S block and P block elements, ठीक है, P block, hence they are known as transition elements, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल और एलिमेंट्स। अब बात को समझना है, यहाँ पे एक टर्म आया है ट्रांजिशन, ठीक है, ये क्या बोला आपको, ये तो समझ में आया। फिर से हम इसको बताते हैं कि एलिमेंट्स जो कि कहाँ आपको मिलेंगे, जिसका आउटर मोस्ट सेल जो रहेगा nth एंड पेनल्टीमेट सेल, यानी कि n-1 वाला, n-1 समझ में आया, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर जो रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे एक कम वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका नाम क्या बोल दिए, पेनल्टीमेट सेल। और यदि n-2 f वाले में मिलेगा, n-2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। वो क्या रहेगा, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, यानी कि पूरी भरा नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा। साथ ही साथ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, डी सब सेल में, ठीक है, डी सब सेल के आउटर मोस्ट वाले सेल में रहेगा, डी सब सेल में ही, लेकिन सबसे आउटर वाला। क्लियर है? अब हो सकता है 3D हो, 4D हो, 5D, ये लाइन का कहने का मतलब है कि डी सब सेल तो हो सकता है 3D भी हो, 4D भी हो, 5D भी हो, मौजूद हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा कहाँ, सबसे आउटर वाला। मान लेते हैं कि 5D तक है तो उसमें 3D वाले का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात करेंगे, 5D का। यदि 4D तक है तो 4D में, यदि 3D तक है तो 3D में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम है 5D तक और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसमें नजर आ रहा है, 3D में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसका ये लाइन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इनटू द डी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आर नोन एज क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। 3 से लेकर के 12 तक होते हैं, कल ही बात किए हैं, ठीक। और प्रेजेंट कहाँ रहेंगे, मिडिल में, और मिडिल में इसीलिए भी उनको रखा गया है क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज जो है कह सकते हैं वो कहाँ किसके मतलब कि एक तरह से कहें हम ऐसा कि डी ब्लॉक में क्यों, मतलब कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बीच में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में ही उनका प्रॉपर्टीज लाई करता है। मान लेते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इधर आते जो है मान लेते हैं पूरा घट रहा है, या इधर आते बढ़ रहा है, या साइज, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो घटता जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एस ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा है, पी ब्लॉक का साइज बहुत छोटा है, तो डी ब्लॉक का जो है वो मीडियम साइज है, ठीक है, इसीलिए उसको कहाँ रखा, बीच में, ठीक। क्यों, क्योंकि एस और पी के बीच में उनका प्रॉपर्टीज लाई करता है। लास्ट वाला लाइन वही लिखा है कि देयर प्रॉपर्टीज
आर इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, हेंस दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी को इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ठीक, क्यों ट्रांजिशन शब्द आया है? ट्रांजिशन जैसे आप सुने होंगे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, ठीक है, तो ट्रांजिशन फेज, फेज ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन फेज उसको कहेंगे। चेंज हो रहा है जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, तो वो क्या हो रहा है? फेज ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांजिशन फेज। तो कहने का मतलब वही चीज है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा गया क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज किससे किसके बीच में है? जस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इसका प्रॉपर्टी जो है वो लाई कर रहा है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है। अब ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उस शब्द का एक और मतलब हो जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उस वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसका जो डी ब्लॉक जो है, ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे? ध्यान से समझना। और एक बात यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं जिसका डी ब्लॉक जो रहेगा वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, ठीक है, उसका डी ब्लॉक क्या रहेगा? आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट हम क्या बोले कि इनकम्प्लीटली फिल्ड। कहने का मतलब मेरा ये है, इस शब्द को समझना है कि एक ना एक उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। और वो चीज, वो कंडीशन जो है वो आपका किस में? या तो जो एटम एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एटम हो, आयन हो, वो क्या होना चाहिए? उसमें एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें यदि पाया जाता है ग्राउंड स्टेट में, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या बोलता है? एलिमेंट्स विच कंटेन, एलिमेंट्स विच कंटेन्स, ठीक है, एलिमेंट्स विच कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, और एनी आयन, और एनी आयन, ठीक है, और एनी ऑफ आयन, ऑफ आयन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, और इन कंपाउंड आर नोन एज, और इन कंपाउंड आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, टीई, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या हम बोले? एलिमेंट्स क्या कंटेन करेगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर उसमें होंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, और एनी आयन, और एनी ऑफ आयन एक्साइटेड स्टेट, और इन कंपाउंड आर नॉन एज, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। बात को समझ लेना है, एग्जांपल के साथ हम आपको बता रहे हैं। एक चीज तो ये फिक्स है, ठीक है, कि सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं क्या? ध्यान से समझना है, सारे एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। लेकिन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक में है, जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक में है, उन सारे को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट सबको नहीं कह सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? उस मतलब इस ये जो लाइन लिखे हुए हैं ना, उसको और अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। इससे पहले हम एक नोट भी लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्या हम बोल रहे हैं। नोट में हम क्या लिख रहे हैं? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, all transition elements are d block elements, but all d block element are not transition element, ठीक है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते हैं। अब क्यों, ऐसा समझना है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आपका Zn, ठीक है, Cd एंड Hg, Zn Cd और Hg, Zn Cd और Hg आप जब भी देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कंप्लीटली डी
डी वाला जो रहता है वो कंप्लीटली इसका फुलफिल्ड रहता है, उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे, सारे पेयर्ड अप मिलेंगे। सारे पेयर्ड अप कहने का मतलब है जिंक का कितना हो जाता है 30, जिंक का कितना होता है एटॉमिक नंबर 30, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 3D इसका लास्ट में आ जाएगा 10, ठीक है, लास्ट में कितना आ जाएगा 3D 10, तो इसका 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम बता चुके हैं, बस हम ये लिखते हैं लास्ट वाला 3D 10, तो 3D 10 जब आप इसका इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड अप है, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, तो ये ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली जो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ग्राउंड स्टेट रहेगा, एनर्जी देकर के हम उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, वैसा कुछ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाना। तो एक्साइटेड स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी कहाँ कर चुके हैं अच्छे से, और यस कहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ट्रांजिशन, सारा कुछ वहां पे बता चुके हैं। तो वही कह रहा है कि ये अपने एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में जो है एक भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा रहे, तो यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें तो हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, तो उससे पहले आप किसी भी एलिमेंट का देखेंगे डी ब्लॉक में तो वो क्या करेगा, एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें होगा ही होगा, इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे Zn का, Cd का और Hg का, Zn का हो गया 30, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, इसका कितना हो जाएगा 48, ठीक है 48, और इसका कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे, मैजिक नंबर बताए थे ना 18 और उसके बाद 32, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 Hg का, तो 30 48 और 80 इसका एटॉमिक नंबर, कैसे मैजिकल नंबर से हम बताए हैं। ये किस ग्रुप का है, ये वाला आपका 12 वाले ग्रुप का हो जाएगा, 12 वाले में क्या था Zn के नीचे Cd, Cd के नीचे Hg, तो ये मैजिकल नंबर से निकल आया यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं मिलेंगे, क्लियर है। तो इसीलिए हम क्या बोले कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक में हैं, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं, डी ब्लॉक में है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक कहलाएगा, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक ना एक उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट, आयंस में भेजे, आयंस में किए, आयंस कहने का मतलब Zn है, तो अभी तो आयंस नहीं है लेकिन Zn+2 हो गया तो आयंस हो गया, ठीक है, बात समझ में आया, Cd+2 हो गया तो आयंस में हो गया, Hg+2 हो गया तो आयंस में, तो आयंस में जाने के लिए उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, पढ़े थे ना, तो वही वाला चीज है। तो जैसे इसको देख भी लेंगे और एग्जांपल से, अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्या हो जाएगा इनर्ट गैस, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा n-1 d, कहां से कहां 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10, और ns 1 से लेकर के 2, ये आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, ठीक है, डी ब्लॉक का Ig n-1d, ये अब कैसे, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे इसका हम ले लेते हैं, Zn का ही लिख लेते हैं, तो Zn का आपका क्या हो जाता है 30, ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 6 और 4s क्या लिखते हैं 2 और फिर 3d, ऐसे ही लिख देते हैं अभी हम लोग 4s2 और 3d कितना हो जाता है 10, यही ना, हालांकि इसको इधर लिखते हैं इसको इधर लिखते हैं, ये पहले बता चुके हैं अभी भी बता रहे हैं, ठीक है, अरेंज करके। तो अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाला क्या हो गया बेटा, डी वाला यदि हम बात करें, इसको हम यदि पूरा अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा 10 और 4s क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो इतना दूर क्या हो जाएगा आपका Ig आ जा रहा है, इनर्ट गैस वाला आ जा रहा है, कंप्लीट किसका, आर्गन का, ठीक है, क्लियर है, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है ये n-1d, तो n का क्या है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा वाला लेते हैं, तो सबसे बड़ा कौन है 4, तो 4 क्या हो गया n हो गया, तो ये d आपका क्या हो जाएगा, d आपका हो जाएगा n-1d, इलेक्ट्रॉन d वाले में रहेगा n-1, तो 4 तो प्रिंसिपल यानी n का वैल्यू है, तो n-1 क्या हो जाएगा 3, तो देखेंगे ये क्या आपका आ रहा है 3d10, ठीक है, यहाँ पे हम 4 नहीं, यहाँ पे हम 4d नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 4 आया तो d वाला जब भी होगा वो n-d ही होगा, यहाँ के इसका रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, और यदि हम ns का बात करें तो ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखेंगे इस चीज को वो फॉलो कर रहा है,
ठीक है, 4s2 और ये ns12 और ये 3d ऐसा आपको नजर आ रहा है। तो ये देखेंगे कंप्लीट फील्ड है, कौन सा, डी वाला, इसीलिए इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है आपका कौन सा, एक्सेप्शन है, एकदम ध्यान में रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। एक्सेप्शन आता है पीडी का, पैलेडियम कैटलिस्ट है। ठीक है, आपको याद होगा हैलोजिनेशन जब आप प्रोसेस क्लास 10 में पढ़ रहे थे तो इस्तेमाल हुआ होगा H2PD PT निकेल, तो ये कैटलिस्ट है। ठीक है, अभी इनके बारे में और आपको बताएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे आपका क्या जाएगा, IG, इनर्ट गैस तो आता ही है। ठीक है, तो लास्ट वाला हम लिख देते हैं केवल, या IG लिख देते हैं, और साथ ही साथ आपका आपका आता है इसमें 4d10 और साथ ही साथ आपका 5s0 आता है, 5s0, यानी s वाले में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक्सेप्शन केस है, इसको ध्यान में रखना है। अब रीजन, तो रीजन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है, 5s0, और एक ऐसा एलिमेंट है जिसका s सब सेल में आउटर वाला जो सेल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ध्यान में रखना है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये आपके लिए। यानी कि ओनली एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में लिख रहे हैं, ओनली एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, विच हैज 0, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। तो एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका एस आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो पीडी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग देख ले एक्साइटेड स्टेट वाला, और थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ठीक। अब यदि हम बात करें एक्साइटेड स्टेट वाला जो हम बात कर रहे थे, पहले तो हम देख लेते हैं एक एक करके, Zn जो था, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। Zn, Cd और Hg, अभी Zn का देख चुके हैं, फिर से अब एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, Zn के लिए आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z बराबर होता है आपका 30, ठीक है, Z बराबर 30, और उसके बाद Cd, तो Cd का Z बराबर हम क्या बोले, 48, ठीक है, और Hg का हम लोग क्या बोले, Z बराबर आपका हो जाएगा 80, यही बात बोले थे ना, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, आर्गन, यानी इनर्ट गैसेस का आएगा आर्गन, और 3d10 और 4s क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन 4d10, और ये हो जाएगा 5s0, 5s2, ठीक है, 5s2, इज दैट क्लियर। और यदि हम Hg के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका Xc, जेनॉन, ठीक है, और 4f14, और ये आपका हो जाएगा 5d, ठीक है, 10 और 6s2, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे f भी आ जाएगा क्योंकि Hg के बीच में वो अपना f ब्लॉक एलिमेंट्स भी वो इंक्लूड हो जाते हैं, 80 है ना, तो याद है f ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां से कहां तक आ जाएंगे, 58 से लेकर के, ठीक है, कहां तक चले जाते हैं, 71 तक, क्लियर है। तो f ब्लॉक भी आ गया, इसीलिए f यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। तो ये इनका जो है वो जनरल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप डी देखेंगे तो डी सब क्या है, फुलफिल है, भरा हुआ है। ठीक, अब इसको यदि हम आयंस में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो इसका क्या हो जाएगा आपका Zn+2, इसका क्या हो जाएगा आपका Cd+2, और इसका क्या हो जाएगा Hg+2, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है, लास्ट वाले से इसी को बाहर निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी क्या है, इसका डी फुल ही रहेगा, भरा हुआ ही रहेगा। इसलिए ये एक्साइटेड में भी जब आयन के फॉर्म में ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ और एनी आयन एक्साइटेड स्टेट, उसमें भी ये क्या रहेगा, इसका डी भरा हुआ ही रहेगा, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। Hg, ये Hg+2 होता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, एक मर्क्यूरिक, एक मर्क्यूरस, तो इसको कहते हैं मर्क्यूरिक, इसका नाम है, जैसे कॉपर का 2, क्यूप्रिक और क्यूपरस, ये बताए हैं बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ये हो गया मर्क्यूरिक। और यदि मर्क्यूरस दूसरा वाला फॉर्म यदि हम बात करें
वो हो जाता है Hg2+2। ये है, तो इसमें भी यदि इसकी भी बात करें तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस। ठीक है, इसमें भी कहेंगे नो एनी, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी नहीं पाया जाता है, तो कोई भी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। पूरा का पूरा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट का आई थिंक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यदि हम इसका प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम बात कर लें, ठीक है, डी ब्लॉक का यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम बात कर ले तो क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म, ठीक है, फॉर्म क्या फॉर्म करता है ये, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं, ये वैसे कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको बेसिक केमिस्ट्री में आइडिया दिए थे, तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसमें पाया जाता है, वैसे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और वो डी ब्लॉक का एलिमेंट जनरली उसमें भाग लेता है, क्यों, क्योंकि उसका पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद रहते हैं। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन और इससे बगल वाले जो भी हैं, ठीक है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, या उसको कोई कोऑर्डिनेट कर देता है वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बढ़ता है, और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि बेसिकली देखा जाता है जैसे NaCl है, तो NaCl में यदि हम वाटर में NaCl को डालेंगे तो NaCl कंप्लीटली जो है वो ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl- में, ठीक है, वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक कर जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहता है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो रहता है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे K4, ठीक है, Cn का K4FeCn का होल 6, ठीक है, ये तो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको जब भी हम पानी में डालेंगे, ठीक है, जब भी हम इसको पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा 4K+, और साथ ही साथ किसमें टूट जाएगा, Fe, ठीक है, FeCn का होल 6, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ पे हो जाएगा -4। ये आपस में यहां से ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है Cn साइनाइड माइनस आयन वो नहीं टूट पाया, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो पाया, इसलिए भी इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम कहते हैं। तो साइनाइड है वो कोऑर्डिनेट किया हुआ है अपना इलेक्ट्रॉन किसको, आयरन के वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। इस चीज को यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। उसके बाद और इसके बारे में जानेंगे, तो शो वेरिएबल वैलेंसीज, ये क्या शो करता है, शोज वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एक से ज्यादा वैलेंसी अपना रखता है, ये गुड कैटलिस्ट है। अभी बताएं, हेलोजिनेशन में आपको याद होगा क्लास 10 में PdH2, ठीक है, ये किए होंगे, ऐसा लिखा हुआ H2 PD, ठीक है, PT Ni ऐसा करके आया हो जाएगा हेलोजिनेशन जब आप कर रहे थे। तो ये जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, वो क्या है, एज अ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है। जो रिएक्शन मान लेते हैं 2 घंटे में होने वाला है, 1.5 घंटे में होने वाला, 3 घंटे में, 3 दिन में होने वाला है, यदि हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करने में, बढ़ाने में मदद करता है। तो दैट एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे ही डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या बोलता है, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एकदम रंगीन रंगीन बड़ा ही मजेदार कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है, नॉर्मली सो पैरामैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या पाया जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको पैरामैग्नेटिक इन नेचर कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। पूरा जो है ना इंफॉर्मेशन बेस्ड है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना है, रिवाइज बार बार करना है। जितना बार करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा ये। ठीक है, एकदम मैगजीन की तरह पढ़ना है, पेपर की तरह, अखबार की तरह। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है? फॉर्म एलॉयज। ठीक है, एलॉय का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, एलॉय पढ़े है ना? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये और साथ ही साथ ये किस में फॉर्म में होता है? जनरली सॉलिड फॉर्म में देखा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो ये पूरा प्रॉपर्टीज इसका हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो जो था सारा चीज यहाँ पे हम आपका बता दिए। ठीक है, अब हम लोग किधर किसके तरफ मूव करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। ठीक है, जो कि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या यहीं से लिखते हैं ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जगह है अपने पास। तो चौथा हम लोग जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं, नोट सारा कुछ वैसा ही हूबहू उतारना है जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक, तो कहता है कि एलिमेंट्स इन विच outermost सेल यानी कि nth सेल। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल यानी कि n-1 सेल। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल एंड, ये तो समझ में आ ही गया होगा, एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट सेल किसको कहेंगे? n-2। ठीक है, सेल। ठीक है, n-2 वाला जो सेल रहेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? पहले ही बता चुके हैं। तो वो क्या रहेगा? आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, वो क्या रहेंगे? इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे। एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है, इन एफ, ठीक है, एफ सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, यानी n-2। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एंटी पेनल्टीमेट सेल में, यानी कि n-2 में आपका आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इससे पहले डी वाले में कहा गया था? डी वाले में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो गया था वो किस में गया था? डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल्स उसके लिए क्या था? पेनल्टीमेट सेल। यदि देख लेंगे कहीं उसमें तो आउटर मोस्ट सेल नहीं लिखा हुआ है ना, उसको चेक कर लेंगे, ध्यान में रहेगा। उस वाले में क्या बोले हैं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो किस में जाएगा वो आपका डी सब सेल में जाएगा ऑफ इसका एंटी पेनल्टीमेट सेल यानी n-2 में जाएगा। और डी वाले में एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे कि डी वाले में क्या लिखा हुआ है कि डी सब सेल, ठीक है, डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये वाला होना चाहिए लाइन। ठीक है, डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल दैट इज n-1। ठीक है, सेल इसमें आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताए थे ना जैसे कि लास्ट में क्या हो जाएगा 3d5 या 3d10 और 4s2
2, तो ये क्या हो गया आपका n और ये क्या वैल्यू हो गया n-2, सॉरी n-1, ठीक है, n का वैल्यू 4 और ये n-1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, d वाले में, 3d हो जाए, 4d हो जाए, 5d हो जाए, तो लास्ट वाला लाइन आपका क्या होना चाहिए, d सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है आपका कि जो आपका f सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सबसे पहली बात तो एलिमेंट्स विच आउटर मोस्ट सेल यानी कि nth सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या रहेगा, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड उसमें आपको मिलेगा, और इसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा आपका, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल के, एफ सब सेल, और वो एफ सब सेल कौन सा होगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल, यानी कि एन का वैल्यू यदि आपका बड़ा वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो यदि आपका रहेगा 6, ठीक है, वो यदि आपका रहेगा 6, तो यानी कि एफ जो भरा हुआ रहेगा वो 4f रहेगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में। इज दैट क्लियर? यदि एस एन का वैल्यू आपका 7 है, ठीक है, तो एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या हो जाएगा आपका, एफ के रिस्पेक्ट में आपका 5f हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5f। तो ये डी वाला एक बार चेक कर लेना है, यही होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी नाम से जानेंगे। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है भाई, 4f सीरीज है, याद आ रहा है, 4f सीरीज, 5f सीरीज, ये एक 4f सीरीज हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोले थे, लेंथेनॉइड्स, ठीक है, और एक क्या था, एक्टिनॉइड्स, तो 4f सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज, और 5f सीरीज जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड, ठीक है, सीरीज, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। और ये वाला जो 4f है, ठीक है, और 5f, 4f वाला का क्या हो जाएगा, 6th पीरियड में है ये, ठीक है, और ये किस में है, 7th पीरियड में है, याद आ रहा है, 6th पीरियड, 7th पीरियड। और यदि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितना है इन सबका, ग्रुप केवल और केवल ग्रुप 3 है, ठीक है, ये बता चुके हैं। और यदि इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें, सीरियम Ce58 से लेकर के आपका Lu 71 तक इसमें है, ठीक है, याद आया। और इसमें जो है वो TH 90 से लेकर के और LR 103 तक ये आपको मिलेंगे, ये एलिमेंट्स हैं, क्लियर है आपका। और यदि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम बात कर लें इसका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम बात कर लें तो एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, ग्रुप 3b, क्या लिखेंगे 3b या फिर 3, ठीक है, 3b, कितने एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, 28 एलिमेंट्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक में फोर्थ वाले 4f में कितने रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 चले जाएंगे, 14 एलिमेंट्स, और इसमें भी 14 एलिमेंट्स, टोटल 28 एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दे आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इनको रखा गया है। साथ ही साथ यदि हम बात करें their general electronic configuration is n-2 f1 से लेकर के 14, ठीक है, n-1d, ठीक है, n-1d 012 एंड क्या हो जाएगा ns2, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मिलेगा, n-2 f1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और n-1d 012 इतना ही होगा, 012। सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मिलेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्दर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। n-2 f1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, n-1d 0 भी, 1 भी और 2 भी इसमें पाया जाता है, और ns2
ये इसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो आपका रहेगा, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, और ये वाला क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, एंटी पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, और साथ ही साथ क्या हम बोले, आउटर मोस्ट सेल। ठीक, और इसका जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो सिमिलर रहेगा किससे, इसमें सबसे पहली बात तो सारे मेटल्स रहेंगे, और जो है वो क्वाइट इसका प्रॉपर्टी जो है वो मैच करेगा किससे, मेटल से ही। बात समझ में आया, तो ये सारे जो हैं वो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हम एफ ब्लॉक के बारे में बात आपके सामने रखें। कंप्लीट आपका खत्म होता है आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको मोटा मोटी सारा कुछ जानकारी हम आपको दिए। ध्यान में रखना, डी वाले में आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, कि डी में हम क्या लिखवाए कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल ऑफ क्या, पेनल्टीमेट सेल, दैट इज n-2 सेल, सॉरी n-1 सेल में जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और इसका जो हो जाएगा वो n-2, क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा n-2। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे क्लासिफिकेशन हम लोग देखे एलिमेंट्स का। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।